हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल उषा क्लासेस पर। बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जो कि है बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युतध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युतध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। लेकिन बच्चों, ये हमारा आज का मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक तो है वैद्युतध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल किसी न किसी सेट में 100 और 101% आता है। तो इसलिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देखना ना भूलिएगा। और जिसमें हम आगे कवर करेंगे, और ये दो स्थितियों में पढ़ा जाता है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। तो आइए उस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस छोटे से टॉपिक को देख लेते हैं। तो आपका ये टॉपिक है कि बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युतध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युतध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो हम पिछले लेक्चर में कवर किए थे कि ये एक समान, ये जो तीर दिखाया गया है, ये किसको डिनोट कर रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र को, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम इसकी परिभाषा जो है इसी बेस पे देंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आप जाके देखिएगा, ये फार्मूला मिलेगा। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम बलयुग्म आघूर्ण, मैक्सिमम बलयुग्म आघूर्ण बराबर होता है P इंटू ई, P इंटू ई। अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, P इंटू ई। तो यहाँ से अगर हम, यदि आपको P की परिभाषा निकालना है, बलयुग्म आघूर्ण, जहाँ ये क्या है, बलयुग्म आघूर्ण है, सॉरी, ये जो है P जो है वैद्युतध्रुव आघूर्ण है और टाउ जो है बलयुग्म आघूर्ण है और ये वैद्युत क्षेत्र है। तो आपको निकालना है P की वैल्यू। तो P इक्वल टू लिखेंगे टाउ मैक्स यानी टाउ मैक्सिमम अपान ई, टाउ मैक्सिमम अपान ई। तो इस फार्मूले से हम इस पदों में इसकी परिभाषा देंगे। तो देखिए, यदि बच्चों E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम हो, तो यदि E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम हो, तो आप देखिए P बराबर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। अर्थात यहाँ से इसकी डिफिनेशन इधर दिखाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनाएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युतध्रुव, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या उपस्थित है? वैद्युतध्रुव। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युतध्रुव पर लगने वाले अभिलंबवत, ठीक है, 90 डिग्री पर जो बल लगता है, अभिलंबवत बलयुग्म आघूर्ण, लगने वाले अभिलंबवत बलयुग्म आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? यानी कि लगने वाले अभिलंबवत बलयुग्म आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? वैद्युतध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत, क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में रखे
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये तो थी बच्चों बलयुग्म आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 100% बोर्ड में आना है। तो जल्दी से लिखिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए, हो गया होगा। अब आप आ जाइए आपके मेन टॉपिक पर, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अभी बताया कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो रूपों में पढ़ते हैं। एक तो है अक्षीय स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे अब। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बच्चों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को। ठीक, तो इसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति, और इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट वाली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा।
अगर इतने का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि इरेज करना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमारा पहली स्थिति है, जो हमारी पहली स्थिति है, विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए देखते हैं बच्चों। अक्षीय स्थिति में क्या है, विद्युत द्विध्रुव, पहले ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव प्लस आवेश और यहाँ पर माइनस आवेश, और इनके बीच की दूरी 2L, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित, विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। यह कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यहाँ Q0 मान सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए, r दूरी से मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि हम विद्युत द्विध्रुव में सबसे पहले ही बताए थे कि जब हम इसकी गणना करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी भी चीज़ की गणना करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी दूरी की माप करते हैं, तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया। तो यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए, और वो भी किसमें, अक्षीय स्थिति में। ये चीज़ ध्यान देना है, अक्षीय स्थिति में। अनुदैर्ध्य स्थिति भी इसे कहते हैं, इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो आइए गणना करते हैं। सबसे पहले गणना करने से पहले बच्चों आपको बता दें कि ये जो है टॉपिक एकदम मक्खन है। मक्खन समझते हैं, बहुत ही सरल जिसको बोलते हैं। मक्खन का मतलब कहने का ये है कि बहुत ही सरल है, और इतने इजी मेथड से बताएंगे, चाहे बायो वाले हों चाहे मैथ वाले हों, वो ज़िंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। बस एक बार ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिए और अपने हैंडराइटिंग में एक बार इसे रिटर्न कर लीजिए, गारंटी है ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको ये चीज़ें तब तक याद रहेंगी जब तक आप अपने नाती पोतों को पढ़ाएंगे। हंसिएगा मत, ये रियलिटी है, लेकिन ध्यान से सुनिए और देखिए कंसंट्रेशन के साथ। चलिए, सबसे पहले हमारा जो है प्लस धन आवेश है, तो प्लस Q आवेश, प्लस Q, छोटा हो तो थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं बच्चों और विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र एक ही है। हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में जाकर देखिएगा, उसमें क्लियर किया गया है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है। कुछ नहीं है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है। विद्युत क्षेत्र पूरे को कहते हैं, और अलग अलग बिंदुओं पे विद्युत क्षेत्र कम ज़्यादा होता है तो उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जाके समझिएगा पिछले लेक्चर में। फिलहाल यहाँ देखिए, विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमें पता है, Q बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है।
Q/R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों Q/R स्क्वायर होता है, तो हम इसी बेस पर हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E1 कहाँ से आया, देखिए इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो देखिए ये इसको इस साइड, यह इसको क्या करेगा, इस साइड जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों इस साइड करेगा, चूंकि धन आवेश ये भी है और ये परीक्षण धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण दूर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो E1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/ इस आवेश के कारण R कितना होगा, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली। R मतलब है इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी, मतलब धन आवेश से और पॉजिटिव आवेश, या ये कह लीजिए धन आवेश से बिंदु P तक के दूरी। तो धन आवेश से देखिए मेरे हाथ को देखिए ध्यान से, फिंगर को, यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें तो यहाँ से दूरी पता है, यहाँ से डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस पता है हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है, और ये भी हमें पता है, देखिए ये क्या है, L है। यहाँ से ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक L है। चूँकि हमारा टोटल कितना है, 2L के बराबर है, तो इतना L है, ये भी L है, ठीक है। तो टोटल दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी मिल गई, L प्लस R, या इधर से देखेंगे तो R प्लस L। तो हमें जो दूरी मिल गई वह कितनी मिल गई, R प्लस L, और ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, इसके बराबर समीकरण 1। चलिए अब जो है सेम प्रोसेस पर बिंदु यानी -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्या होगा, इसी बेस पर हम कह सकते हैं, देखिए -Q आवेश के कारण जब होगा तो -Q आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा धन आवेश को, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र E2 इधर हो जाएगा, तो हम जो है इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अभी यही हमको गणना करनी है। तो E2 ध्यान से देखिएगा 1/, इसी बेस पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। तो R मतलब ये दूरी, इस आवेश से इस आवेश की दूरी, मतलब हमें यह दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान से देखिए कितनी होगी, ये होगी, देखिए टोटल यहाँ से हमें दूरी पता है, ये है R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी R, ये दूरी निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ये दूरी R, ठीक है, ये दूरी R और ये दूरी हमें निकालनी है, तो ये दूरी कितना है L, मतलब R में से L घटा दे तो यही तो बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L, ये दूरी हो जाएगी R माइनस L, मतलब लिखेंगे R माइनस L और होल स्क्वायर है, समीकरण 2, ठीक है। अब हम देखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, आपको पता है कि ये जो स्थिति बनी है, पिछले लेक्चर में इसके लिए हमने बताया है अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड जब बनी है तो कितना हो जाएगा,
परिणामी वैद्युत क्षेत्र डिफरेंट से निकालेंगे, E1 डिफरेंट E2, E1 डिफरेंट E2 से निकाल लेंगे। किससे? E1 डिफरेंट E2 से। E1 डिफरेंट E2 से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा। इसका डिफरेंट का मतलब होता है जो बड़ा हो उसमें से कम वाले को घटाए। इस दोनों में से देखिए बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? ये E2 है, ये E2 है। E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? ध्यान से देखिए, कोई भी वैल्यू जब ये कांस्टेंट है, ये इतना देखिए इसमें भी है, इतना इसमें भी है, इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसके स्थान पे देखिए लिख दें, जैसे 10 ऊपर हो कांस्टेंट वैल्यू और इस पूरे के स्थान पर 5 हो, ठीक है, या मान लेते हैं कि R बराबर 3 और या 5 मान लेते हैं, L बराबर 3 मान लेते हैं। तो R प्लस L जो था, R प्लस L यहाँ पर है 5 प्लस 3 बराबर 8 हो गया। कितना हो गया? तो 10/8, या अगर यहाँ पे 80 होता तो कितना आता? 80 होता तो 10 आ जाता। अगर यहीं पर ये देखिए 10 आ गया, अगर इसकी बात करें, इसकी माइनस वाले की, तो यहाँ पे 80/5 माइनस 3 होता तो 80/2 हो जाता। यहाँ कितना आ जाता? ये आ जाता आपका 80 माइनस 2, मतलब कि 2 से भाग देंगे 40। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका मान कितना आ रहा है? 40, इसका मान 10। तो जो ज़्यादा होगा, ध्यान समझिए, तो जो ज़्यादा होगा मतलब कि ये हर जिसका ज़्यादा होगा, ये समझिए कि जिसका हर ज़्यादा, उसकी होल टोटल वैल्यू यानी E का मान, ठीक है, E का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। देखिए E का मान यहाँ घट गया, होल टोटल वैल्यू जो थी वो घट गई, E1 ये E2 के लिए। अगर इस जिसका हर कम, उसका ये वाली वैल्यू ज़्यादा, तो देखिए ये वाली ज़्यादा आ गई, तो इसका मतलब है कि कौन सा है? हर इसका क्या है? कम है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा, तो ज़्यादा कौन सा है? E2। ज़्यादा कौन है? E2। तो हम यहाँ से देखिए ज़्यादा कौन सा है? E2 है, तो हम फार्मूला ये वाला लगा देंगे, E बराबर E2 माइनस E1, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए इधर दिखाते हैं इस फार्मूले को, इस फार्मूले को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। E1 माइनस E बराबर E2 माइनस E1 से ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से देखिए तो E परिणामी वैद्युत क्षेत्र E निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? E निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए वैल्यू तुरंत पुट करिए आप लोग। देखिए E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन है? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ठीक है। बचेगा क्या? बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बच गया। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का
होल स्क्वायर। इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, गुणा में कोई मतलब नहीं है, चाहे जिधर लिखिए आप लोग। अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ से देखिए, थोड़ा जगह बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से यहीं पे देख लीजिए, फिर से इरेज करके लिखेंगे Q/1/4πε0 इंटू, इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ये लिखेंगे तो r² प्लस l² प्लस 2rl, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ लगा दिए। ये वाला देखिए, ये वाला जो है r² प्लस l² माइनस 2a मतलब कि rl, ये फार्मूला इसमें लगा दिए। इसको लिख सकते r प्लस l r माइनस l का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से देखिए 1 या Q/4πε0, इसको देखिए r² प्लस l² प्लस 2rl, कोष्टक ओपन कर लेंगे तो ये माइनस r² माइनस l² माइनस माइनस प्लस 2rl, ये हो जाएगा। और यहाँ से एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी है, तो ये लिख सकते हैं a² माइनस b² का ये वाला जो स्क्वायर है वो ऑलरेडी है ये वाले ब्रैकेट का, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये भी है। अब यहाँ से देखिए Q/4πε0, यहाँ से Q से Q देखिए ये कौन कौन से कैंसिल हो रहा, r² से r², l² से l² से l²। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना 2rl, यहाँ भी है 2rl, यहाँ भी है, मतलब 4rl, ठीक है, 4rl अपान ये r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है ये कितना आ रहा है a, यदि l² इज मोर लेस देन r² हो तो, यदि l² इज मोर लेस देन r² का मतलब क्या है बच्चों, यदि जो l है l² का मान यानी l जो है r से बहुत छोटा हो, r की तुलना में l का मान बहुत छोटा हो। आप जानते हैं कि वैद्युतध्रुव की परिभाषा से ही सिद्ध होता है कि वैद्युतध्रुव क्या है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं, बहुत छोटी दूरी। 2l भले ही माना गया है लेकिन क्या है, बहुत छोटी दूरी है, और उसका भी आधा l तो और छोटी दूरी हो गई। जब l और r की तुलना में और ज़्यादा छोटी दूरी हो गई तो l अगर छोटी दूरी है तो l का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए जो है यह जो है नगण्य लेने पर l² को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर क्या मतलब है बच्चों, नगण्य लेने पर मतलब कि l² को छोड़ देंगे। जब l² को छोड़ेंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर देखिए 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2r को एक साथ लिख दें इंटू यहाँ पर 2l, और एक चीज़ लिख देते हैं, यहाँ से q हमने उठाया यहाँ लिख दिए q इंटू 2l। देखिए इस 4 में 2r यहाँ लिख दिए, इसका एक 2 और l बचा था यहाँ लिख दिए, और ये q उठाए यहाँ से यहाँ लिख दिए। इसका एक रीज़न है क्यों, अभी बताते हैं। यहाँ से जब आपका l जो है नगण्य मान लिया गया तो इसके स्क्वायर का स्क्वायर बचा, ठीक है बच्चों, स्क्वायर का
सॉरी 4 पावर नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, हाँ देखिएगा, चलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये देखिए ये कितना है, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L। अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा कि P बराबर क्या होता है 2L। तो इस Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2R इंटू P बचा, अपान में R की पावर 4 बचा। तो एक R से एक R कैंसिल, बचेगा 3। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब, 2P अपान R क्यूब। आपको ये फार्मूला मिल गया जो कि अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या है, अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है। यहाँ से फिर से देख लीजिए, आपने क्या किया, एक बार फिर समझिए बच्चों। वैद्युत विध्रुव के कारण आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, जिसमें आपने अक्षीय स्थिति मतलब x अक्ष की दिशा को अक्षीय स्थिति, y अक्ष की दिशा को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ अक्षीय स्थिति x अक्ष की दिशा में आपने देखा। तो सबसे पहले आपने देखा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर, बिंदु P पर, इस बिंदु पर, ये बिंदु P है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी पर निकालनी थी। उसके बाद तो आपकी जो दूरी है इस फार्मूले से हमने निकाल लिया। तो ये दूरी जो है L प्लस R यानी R प्लस L थी। उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु पर, तो ये दूरी निकालना था। तो इस दूरी में से, इस पूरे दूरी में से मतलब R में से L घटा दिए, तो ये दूरी आ गई। परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस पर निकालना था, तो हमने दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। तो जो कि डिफरेंट के बराबर, जब ये स्थिति बनती है तो हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि डिफरेंट से निकालते हैं, यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से माइनस वाले को घटा करके परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते। हमने बड़ा वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया वैद्युत क्षेत्र को, और उसके बाद हल किया। अब ये जो कैलकुलेशन ये गणितीय है, मतलब कि ये छोटी क्लासों में आप पढ़े होंगे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। तो उसी बेस पर हमने इसमें एक फार्मूला लगा दिया है। देखिए इसको पहली बात तो ये कॉमन कर लिया, कॉमन करने के पश्चात आपको ये बच्चा इसका तिर्यक गुणा कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये स्थिति बन गई। और इसका आपस में गुणा करा दिए तो ये स्थिति बन गई। अब जो है ये स्थिति बनने पे R प्लस L का होल स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर और ये माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है बच्चों, वही हमने पुट किया है। और इसको आपस में हमने यहाँ तक सेम टू सेम लिख दिया। दोनों पे घात सेम थी, तो दोनों पे घात ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 3 हो और 3 की पावर 3 हो, तो इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। या इसी का जस्ट उल्टा अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते थे, इसलिए यहाँ पर हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको ओपन किया, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये दो टर्म कट गए। जब कट गए और इसमें एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी के टर्म बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला है आपको पता है। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद इसमें से जो बचा इसको इस तरीके लिख लिए, इसमें से जो बचा इसको। अब यल स्क्वायर को हम नगण्य मान लिए, यल स्क्वायर बहुत छोटा है इसलिए हमने इसको नगण्य मान लिया, मतलब इसको छोड़ दिया, लगभग 0 के बराबर हो गया, तो इसको 0 करके छोड़ दिए। तो आपको ये बच गया। और यहाँ से 4L को 2R और कितना Q को अंदर ले गए और Q इंटू 2L लिख दिए और R का स्क्वायर लिख दिए। ये फार्मूला लगाए तो आपको Q इंटू 2L P में बदल गया, 2R यहाँ पे बचा रह गया और ये पावर 4 हो गई। जब हमने एक R से एक काट दिया तो R की पावर 3 और ये 2P। तो यही आपका बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। तो ये तो था बच्चों अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की का फार्मूला। अब जब हम नेक्स्ट डे, चूँकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए जो है नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट डे कवर करेंगे।
मतलब निरक्षी स्थिति पर, और दोनों टॉपिकों को आपको देखना इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ये 100% आना निश्चित है बोर्ड में। और बच्चों एक लास्ट सूचना ये कि आप जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और करने के पश्चात आप उस चैनल को शेयर भी करिए, जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जब आप बच्चों अन्य लोगों का भी, क्योंकि आपको इस पर न केवल कोर्स पढ़ाया जाता है, बल्कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स मिलेगा, ये सब भी बताया जाता है। इसलिए आप अपनी नोट्स खुद बना सकते हैं। इस चैनल से पढ़ करके आप नोट्स बना सकते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसको भी पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसलिए जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आप इससे पढ़िए, जिससे कि बोर्ड में 100 to 100% मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज़, जब एग्ज़ाम में लिखा जाता है, अभी हमने कहा कि एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं यहाँ से हूबहू जो दिया जाता है, तो 1% का नंबर नहीं कटेगा। तो आप जो है थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज देंगे कि माना कोई वैद्युत ध्रुव जिसमें आवेश की मात्रा Q तथा इनके बीच की दूरी 2L है, से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये भी लिखा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि माना करके कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में लिखना जरूरी है। माना कोई वैद्युत ध्रुव जिसमें आवेश की मात्रा Q है तथा इनके बीच की दूरी 2L है, से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिगर बनाएंगे बच्चों, कैसे लिखना है ये भी सुन लीजिए। फिगर बनाएंगे, फिर जो हमने बोला उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है, ये आपको समझाने के लिए वीडियो में समझाया गया है, ये किस लिए लिखा गया है इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप क्रम वाइज, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, फिर लास्ट में ये जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप सब कुछ अच्छे से क्लियर ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के अंदर।